जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के अंतर्गत जो परमार या पवार वंश है या परमार डायनेस्टी है, उन सब के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने वाले हैं और आपको जितने भी फंडे होंगे वो ट्रिक से याद कराए जाएंगे। आप केवल वीडियो को ध्यान से सुनते चलें। सबसे पहले बात करते हैं पवार वंश के काल विभाजन की। तो इनके काल विभाजन में अलग अलग राइटर का अलग अलग मत है। जैसे 688 ईसा पूर्व में इनकी शुरुआत मानने वाले राइटर में है हरिकृष्ण रतूड़ी, बेकेट, कवि देवराय और डॉक्टर पातीराम। जबकि 1888 ईस्वी में पवार वंश की शुरुआत मानने वाले कौन कौन है? भक्त दर्शन और हरिकृष्ण रतूड़ी। तो भक्त दर्शन ही आपको एक याद रखना है जो 888 को विभाजन मानता है, बाकी सब 688 को विभाजन मानते हैं। हरिकृष्ण रतूड़ी एक बुक में तो 688 बोलता है और एक बुक में 88 बोलता है, 888 बोलता है। तो जो कवि देवराय है, इनके द्वारा एक गढ़वाल राज्य वंशावली या राजा वंशावली लिखी गई है। उसमें भी हमें जिक्र मिलता है कि काल विभाजन कब से स्टार्ट है इनका, 688 ईस्वी से है। अब जो संस्थापक को लेकर विभिन्न मत है, विभिन्न राइटर के अलग अलग मत हैं। जैसे अजय पाल को जो संस्थापक मानता है वो शिव प्रसाद डबराल है। केवल कौन मानता है? शिव प्रसाद डबराल। जबकि कनक पाल जो पवार वंश का पहला शासक है, कनक पाल, उसको शासक मानने वाले में बेकेट वंशावली के हिसाब से बेकेट, हरिकृष्ण रतूड़ी, पातीराम, एटकिंसन और कैप्टन हार्डविक, ये सब जितने भी राइटर हैं ये सब कनकपाल को शासक मानते हैं, पहला संस्थापक मानते हैं। किसी भी वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कनकपाल है पवार वंश में। जबकि अजय पाल को प्रथम संस्थापक या पवार वंश का संस्थापक कौन मानता है? शिव प्रसाद डबराल। केवल दो व्यक्ति आपको अलग मिले, एक तो शिव प्रसाद डबराल जो किसको संस्थापक मानना है? अजय पाल को, और एक भक्त दर्शन जो समय कब मानना है पवार वंश का? 888 का समय मानना है, 888 का, जब इनका शुरुआत होती है पवार वंश के राजाओं की। अब इस राजा वंशावली में कौन कौन है? तो जो सबसे अब तक प्रमाणित वंशावली मानी गई है वो वैकेट की वंशावली है, विकेट या वैकेट की वंशावली। इस वंशावली के अनुसार परमार या पवार वंश में कुल राजा 60 होते हैं। कुल राजा कितने हुए हैं? 60। अब उन 60 को हमने कैसे याद करना है? इंपॉर्टेंट जोन से हैं उन्हीं का क्रम याद करना है। जैसे पहला शासक पूछे आपसे पवार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कनकपाल। संस्थापक भी यही है। कौन है संस्थापक? कौन है? कनकपाल। जबकि अजय पाल को कौन मानना है? डबराल। अजय पाल को कौन मानना है? डबराल मानना है। तो द्वितीय शासक आपको ध्यान रखना है श्यामपाल। 2 आ रहा है श्याम, 2 की तरह बनना, श्यामपाल दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर का परदुमपाल और चौथे नंबर का है अभिगत पाल। इसके बाद जो सीधा आपको याद रखना है जो 37 नंबर का है अजय पाल, जो इसका पवार वंश का वास्तविक संस्थापक है। कौन है? अजय पाल। 37। अब यहाँ से आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं। 37 पे आपको पवार वंश में अजय पाल ध्यान रखना है और 37 में ही चंद वंश में आपको कीर्तिचंद ध्यान रखना है। कीर्तिचंद, ये दोनों 37 है। अजय पाल इधर कीर्तिचंद, इधर अजय पाल इधर कीर्तिचंद। तो अजय पाल की कीर्ति बहुत बढ़िया। अजय पाल 37 और कीर्तिचंद भी 37 नंबर का शासक रहा है। जो इससे पहले पूछे अजय पाल से कौन था शासक, तो था अनंतदेव पाल 36वें नंबर पे था। तो 4 तो शुरू के स्टार्ट हुए, फिर 36 पे अनंतपाल, क्योंकि 37 से पहले का एक याद होना चाहिए। अब उसके तुरंत बाद पूछे आपसे पवार वंश में अजय पाल के बाद कौन शासक बना, तो 38 नंबर पे शासक बनता है कल्याण पाल या कल्याण शाह, क्योंकि इसने शाह की उपाधि लगाई थी। जो कंटिन्यू शाह की उपाधि लगाने से पहले का शासक है वो कौन है? कल्याण शाह है। तो ध्यान रखेंगे कल्याण शाह। अब याद कैसे करना है? जब कल्याण लिखोगे का, तो का में एक 8 की आकृति बनेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं 37 ऊपर पढ़ चुका हूँ तो नीचे उसके जस्ट 38 है। तो यानी कि 38 नंबर पे 38वें नंबर का शासक कौन है? कल्याण शाह या कल्याण पाल है। जबकि अब इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है 42 नंबर का कौन सा है, क्योंकि ये आपसे कभी कभी क्रम में लगाने को क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछा भी गया है या डायरेक्ट पूछ लेता है। बताइए कि 49 नंबर का शासक पवार वंश का शासक कौन था? तो आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है। 42 4-2 सहजपाल। 42वें नंबर का कौन था? सहजपाल। इसको कैसे याद करना है? जब हम अपनी माँ से बात करते हैं नॉर्मली तो हम बोलते हैं कि माँ सहज में अचार दो। जब डॉक्टर ने अचार खाने की मना कर दिया हो और फिर भी हमारी कहने की इच्छा हो तो बाप को कहेंगे, बाप तो एक धब्बी लगा देगा। लेकिन माँ को यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? माँ सहज में अचार दो, 4-2। तो सहजपाल 4-2 42वें नंबर का शासक है।
याद हो जाएगा। 43वें नंबर का देखो 4 3, तो 4 गुना 3 करो कितना आएगा 12, तो 4 तिया 12 बलभद्र शाह, 4 तिया 12 बलभद्र शाह 43वें नंबर का शासक बलभद्र शाह। 44 जैसा आप आर्टिकल पढ़ते हो 44वें नंबर का आर्टिकल समान सिविल संहिता, ऐसे मान सम्मान के लिए बराबर का मुकाबला होता है, तो बराबर मान सम्मान 44वां बराबर है 4 4, तो मान शाह 44वें नंबर का पवार शासक मान शाह। 45वें नंबर का 4 5 को जोड़ोगे कितना आएगा 9, तो 9 यानी कि नाइट, नाइट में हम यानी कि नाइट शाम से रिलेट करनी है, शाम को नाइट, शाम को नाइट, 4 5 9 नाइट, श्याम शाह 45वें नंबर का पवार वंश का शासक है। उसके बाद 46 महीपति शाह, तो महीपति शाह, तो मही या माही किसे बोला जाता है, महेंद्र सिंह धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी के आपको पता ही है छक्के चौके चौके छक्के ज़बरदस्त रहते हैं, छक्के चौके चौके छक्के में मज़ा आता है। अब एक बात बताइए, जब इसमें राजाई टोटल 60 हुए हैं तो क्या हम इसको 6 4 लिखेंगे, तो पहले चौका और छक्का लिखेंगे, तो 4 और 6 महीपति शाह, माही चौके छक्के मारता है, तो 46वें नंबर का शासक महीपति शाह। उसके बाद 47 पृथ्वीपति शाह, तो पृथ्वी पर ज़्यादातर पति कैसे हैं जो गाना गाते हैं, लक 28 कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा, तो 47 वेट कुड़ीदा, तो 47 पे पृथ्वीपति शाह। उसके बाद मैदिनी शाह, यदि मैं 2 गुना कर दूं तो कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8, तो मैदिनी शाह 4 8, मैं 2 गुना कर दूंगा 4 दूनी 8, तो 48वें नंबर का जो पवार वंश का शासक है कौन है, मैदिनी शाह। फतेहपति शाह, देखो महीपति शाह, माही हो गया 46 का, फतेहपति शाह, तो जब इंसान किसी चीज़ को फतेह करने वाला हो तो बिल्कुल उसके नज़दीक होता है, जैसे 50 पे जब पहुंचता है इंसान 50 और 100 पे पहुंचता है तो शतक, तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट नंबर शतक, तो इसका आधा उप कहलाएगा उप, तो 50 पे तो हम बोलेंगे उपेंद्र शाह, और जब उप यानी कि हाफ 50 पे पहुंचेगा या हाफ सेंचुरी के पास पहुंचेगा तो उसे बोलेंगे कि फतेह करने वाला है, अब ये एक नंबर अच्छे वाला फतेह करने वाला है, यानी कि अपना बल्ला ऊपर उठाने वाला है। फतेह शाह 49, फतेह शाह 49, फतेह शाह 49, एक बार रिकॉल करेंगे याद होता चला जाएगा। प्रदीप शाह, जब उसकी 50 हो जाएगी तो जब 50 हो जाएगी तो 51 अगले नंबर पे अगली बार वो क्या करेगा, अपना बल्ला ऊपर उठाएगा, दिए जलाएगा, है ना, दिए जलाएगा कि मैं 50 रन 68 मार आया हूँ 50। प्रदीप शाह 51, प्रदीप शाह 51। उसके बाद 52 को कैसे याद रखना है, ललित शाह, देखो ललित जब ला लिखोगे ना तो ऐसे लगता है जैसे 5 का लिखा जा रहा है, ला लिखा जा रहा है जैसे 5 का, इसमें आकृति बनी हुई है, तो 5 तुल है इसमें, लेकिन ल केवल एक ही शासक है जिसमें ला और ला 2 बार आ रहा है, तो 2 5 और 2 5 ला और फिर 2 बार आ रहा है 2। 52वें नंबर का पवार वंश का शासक ललित शाह। नेक्स्ट है जयकृत शाह, जयकृति शाह या जयकृत शाह, देखो 5 जा के लिए तो 5 बन ही रहा है, और कृत 53वें नंबर का पवार वंश का शासक कौन है, जयकृत शाह है। 54वें नंबर का यानी कि 54 नंबर का देखो प्रद्युमन जब 53 पे याद कर ले तो 54 पे नहीं याद आएगा, प्रद्युमन देखो प्रद्युमन 5 और माँ जब लिखते हो माँ 4 बनता है जैसे माँ 4, 54 प्रद्युमन शाह 54वें नंबर का शासक था पवार वंश में। इसके लिए क्या याद रखना है, गढ़ राजवंश का अंतिम शासक कौन था, गढ़ राजवंश का अंतिम शासक प्रद्युमन शाह है, जहाँ गढ़ चले थे। उसके बाद 1815 के बाद का जब टाइम पीरियड शुरू होता है, क्योंकि बीच में कौन आ जाएंगे, यहाँ अंग्रेज आ जाएंगे तो सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत दे दी जाएगी, और टिहरी रियासत में शासक अलग हैं। अब तक तो ये परमार वंश के शासक थे, कैसे थे, परमार वंश के, लेकिन अब इनको जाना जाएगा पवार वंश के शासक के नाम से। तो पवार वंश के शासक का सीक्वेंस में मैंने आपको एक चीज़ याद कराई थी, जैसे 55 से लेकर पूरे 60 तक का एक डाटा था, जब इन्होंने भूमि बंदोबस्त भी किए थे उसमें भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसको रिकॉल करते हैं। सुबह प्रातः की नमस्ते, सुबह प्रातः की नमस्ते, तो सु से ध्यान रखना सुदर्शन शाह, भा से ध्यान रखना भवानी शाह, प्रातः से ध्यान रखना प्रताप शाह, की से ध्यान रखना कीर्ति शाह, ना से ध्यान रखना नरेंद्र शाह, और मस्ते से ध्यान रखना है मानवेंद्र शाह। तो आपको ये सीक्वेंस कंटिन्यू फॉलो होगा, आप इसको ध्यान से रीड करेंगे। 55वें नंबर का सुदर्शन शाह, 56 पे भवानी शाह, 57 पे प्रताप शाह, 58 पे कीर्ति शाह, 59 पे नरेंद्र शाह और 60 पे मानवेंद्र शाह। तो यदि पूछे टिहरी रियासत का प्रथम शासक कौन था पवार वंश में, तो सुदर्शन शाह था। पहली बार पवार वंश को
परमार वंश भी किसने कहा है? सुदर्शन शाह ने कहा है। तो इसके बाद ये टिहरी रियासत के राजा हमें यहाँ पढ़ने होंगे। अब ये आपका उत्तराखंड का मैप। अब इसमें जो ये वाली लाइन है जिसको आप कवर करते हो, आपने पढ़ा भी होगा कि जो है पवार वंश यानी कि गढ़वाल और कुमाऊं दो क्षेत्र हैं। ये कुमाऊं है और ये गढ़वाल है। गढ़वाल में वर्तमान में उत्तराखंड के 7 जिले आते हैं और कुमाऊं में अभी कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो टोटल कितने होते हैं? 13। तो जो ये लाइन बनी हुई है चमोली से इधर की साइड पे, पौड़ी वाली साइड से ये होते हुए, तो इधरले वाला इलाका सारा गढ़वाल। यहाँ पे था गढ़वाल में पवार वंश। गढ़वाल में कौन थे? पवार वंश। और कुमाऊं में कौन थे? चंद वंश। कुमाऊं में कौन थे? सारे चंद वंश। जो चंद वंश के जो कार्य हैं ज़्यादातर इधर क्षेत्र में मिलेंगे देखने को, और पवार वंश के गढ़ और कार्य कहाँ मिलेंगे हमें? गढ़वाल वाले क्षेत्र में, यानी कि टिहरी गढ़वाल हो गया, जैसे देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी मिलेंगे। इधर के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कार्य है क्योंकि इस क्षेत्र में इन्होंने उद्धार किया, शासन किया है। अब पवार वंश से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको फटाफट रिकॉल करते हैं। जैसे पवार वंश संस्थापक हो गया कनकपाल, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है? अजयपाल। जिसको वास्तविक संस्थापक कौन है? अजयपाल। कौन से नंबर का? 37 नंबर का। शिव प्रसाद डबराल ने जो है संस्थापक किसको माना है? किसको माना है? शिव प्रसाद डबराल ने अजयपाल को। अजयपाल को शिव प्रसाद डबराल ने अलग से शासक माना है, संस्थापक माना है पहला। उसके बाद पवार वंश की स्थापना या तो 668 या 688 या 888। 888 मानने वाला कौन था? ये आपका कौन था? 888 मानने वाला भक्त दर्शन था, क्योंकि वो अलग ही चल रहा था, भक्तों का दर्शन। फिर आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए, भिलंगना घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? भिलंगना घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक लखन देव था, जिसकी ताम्र मुद्राएं हमें मिली है। लखन देव, लखन 28। तो लखन देव 28 नंबर का शासक है जिसकी ताम्र मुद्राएं मिली है और भिलंगना घाटी का प्रथम स्वतंत्र शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी घाटी का धारशिल अभिलेख किसका है? तो मंदाकिनी घाटी का जो धारशिल अभिलेख है वो अनंतपाल सेकंड का है, जो 29 नंबर का पवार वंश का शासक है। 29 नंबर का धारशिल अभिलेख मंदाकिनी घाटी से मिला है। धारशिल अभिलेख अनंतपाल सेकंड 29 अनंतपाल देव धारशिल अभिलेख। पवार वंश का पहला साक्ष्य किसका मिलता है? तो पवार वंश का पहला साक्ष्य जो जगतपाल है, पवार वंश में 34 नंबर का शासक है। इस 34 नंबर के जगतपाल जो शासक है, इसका एक ताम्रपत्र है, रघुनाथ मंदिर का ताम्रपत्र। रघुनाथ मंदिर के ताम्रपत्र से हमें पवार वंश के पहले साक्ष्य की जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखेंगे, पवार वंश का पहला साक्ष्य जगतपाल। उसके बाद गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का आदिनाथ किसको बोला गया है? अजयपाल को, जो 37 नंबर का पवार वंश का शासक है। बहुत प्रतापी शासक है जिसने सब गढ़ों को जोड़ने का काम किया, वो कौन था? अजयपाल था। ठीक है, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का आदिनाथ कौन है? अजयपाल है। अजयपाल ने देवलगढ़ को राजधानी कब बनाया? तो 1512 में राजधानी बनाया देवलगढ़ को, 1517 में राजधानी बनाया श्रीनगर को, 1803 में भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया। देवघाट की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई थी और कब हुई थी? तो 1492 में देवघाट की संधि होती है और दो प्रतापी राजा 37 वाले, इधर अजयपाल और इधर कीर्तिचंद, चंद्रवंश में कीर्तिचंद, गढ़वाल में पवार वंश का अजयपाल। तो देवघाट की संधि होती है इनके पास। इनके साथ धूली पाथा मापक किसने प्रचलन किया था? तो धूली पाथा मापक प्रचलन करने वाला शासक कौन था? अजयपाल था। इंपॉर्टेंट है, अजयपाल था। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? अजयपाल ने की थी। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति करने वाला शासक अजयपाल। सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति अजयपाल और सरोला सभा की नियुक्ति कीर्ति शाह 1904, जिसको 1914 में गढ़वाल सभा में शामिल कर दिया गया था। गढ़वाल सभा में शामिल कब होता है? 1914 में। 1916 सभा, 1904 कीर्ति शाह और सरोला ब्राह्मण अजयपाल। गढ़वाल की दिल्ली बोला जाता है श्रीनगर को, क्योंकि कई बार ध्वस्त होती है और कई बार पुनः डेवलप हो जाती है। तो गढ़वाल की दिल्ली श्रीनगर। पवार में बहादुरों को दान भूमि क्या कहलाती थी? इंपॉर्टेंट है, पवारों में बहादुरों को दान की गई भूमि यथेष्ट भूमि कहलाती थी। और चंदों में रोत, चंद तो रोत करना है आपको, चंद रोत। और बहादुरों के लिए पवार वंश में जो दान की गई भूमि यथेष्ट भूमि। राजनीतिक चातुर किस पवार शासक को बोला जाता है? सहजपाल को। किसको बोला जाता है? सहजपाल को। ये चतुर है ना, सहजपाल 42वें नंबर का। सहज में 4 मांग रहा था ना, 4-2। अभिलेखों में इसको वीर गुणज्य सुखद पराजय बोला गया है। वीर गुणज्य सुखद पराजय बोला गया है किसको? सहजपाल को। गंगा का अन्वेषण दल
गढ़वाल किसके समय आया था? तो सहजपाल के समय आया था और भेजने वाला कौन था? अकबर। अकबर का अन्वेषण दल किसके समय आता है गढ़वाल में? सहजपाल के समय। बलभद्र शाह से पहले शाह की उपाधि किसने लगाई थी? तो कल्याण पाल ने यानी कि कल्याण शाह ने लगाई थी। कल्याण शाह ने लगाई थी। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो जो बलभद्र शाह है पहली बार कंटिन्यू शाह की उपाधि लगाने वाला शासक बलभद्र शाह है। बलभद्र शाह 4×12 43वें नंबर का है। शाह की उपाधि किसने दी थी? बहलोल लोधी ने दी थी। और जबकि भक्त दर्शन क्या कहता है? औरंगजेब ने दी थी, क्योंकि अलग ही चल रहा है ना भक्त दर्शन। तो इसका टाइम पीरियड तो ये 888 बता रहा है जब इस शासन शुरू होता है पवार वंश का। बधानगढ़ का युद्ध जो 1581 में होता है, जिसको ग्वालदम का युद्ध भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर ये 1591 भी मिलता है लिखा हुआ, आप ध्यान देंगे ऑप्शन के हिसाब से। बधानगढ़ का युद्ध 1581, ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य होता है। और पुरुषपंत इसमें जो रुद्रचंद का सेनापति है वो इसमें मारा जाता है। इसको मैंने याद कराया था आपको। ग्वालदम जब गाली देता है इंसान, या तो जब उसके पास बल ज़्यादा हो या फिर वो रुद्र गुस्से में ज़्यादा हो। तो बलभद्र शाह और रुद्रचंद के मध्य ग्वालदम का युद्ध। राजपूत भेजने की जो प्रचलन था, राजपूत भेजने का प्रचलन था, वो कब शुरू हुआ? तो बलभद्र शाह के समय शुरू हुआ था। और किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर के साथ राजदूत भेजने का प्रचलन शुरू हुआ बलभद्र शाह के समय। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अजय पाल के बाद जो 37 नंबर का शासक है, उसके बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? मानसा था। मानसा कौन से नंबर का है? मानसा। मान सम्मान के लिए बराबर की लड़ाई 4×4 पहला सफल शासक है। उसके बाद दूसरा शासक श्याम शाह होता है। श्याम शाह 49 नंबर, गुड नाइट। श्याम शाह 45, श्याम शाह 45। इसके नेक्स्ट 4×5 9 हो जाएगा। 3 बार आक्रमण करने वाला शासक महीपति शाह। महीपति शाह 3 बार आक्रमण करने वाला शासक था। किस पर? तिब्बत पर। मान शाह के समय गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करने वाला शासक चंदवंश का शासक कौन था? लक्ष्मी चंद। यानी कि ये लक्ष्मी चंद लक्ष्मी के चक्कर में इतना अंधा था कि इसने 7 बार आक्रमण किया है। किस पर? मानसा पर। मानसा यानी कि गढ़वाल चंदवंश का पूछे आपसे, चंदवंश का वह शासक जिसने पवार वंश के शासक पर 7 बार आक्रमण किया, लक्ष्मी चंद। और किसके समय हुआ? मानसा के समय होता है। नेक्स्ट है भरत कवि किसका दरबारी कवि था? तो भरत कवि जो था मानसा का दरबारी कवि था। इसके द्वारा मानवोदय काव्य लिखा गया है। भरत कवि के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है? मानवोदय काव्य। तो भरत कवि, तो जैसे राम के भाई थे भरत मान सम्मान के लिए ही राजमहल की सत्ता संभालते हैं, क्योंकि राम जी को क्या हो जाता है? वनवास। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे भरत कवि मानवोदय काव्य और मानसा के समय का दरबारी कवि है। विलियम फिंच द्वारा किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में यात्रा की गई? तो विलियम फिंच यूरोपियन यात्री है। विलियम फिंच द्वारा किसके दरबार में आया था या किसके समय यात्रा की गई? तो वो भी मानसा के समय यात्रा की गई थी। तिरुमल चंद ने दरबारी षड्यंत्र से परेशान होकर किसके यहाँ पर शरण ली थी? तो चंदवंश का शासक है तिरुमल चंद। इसके द्वारा परेशान होकर जब दरबारी षड्यंत्र से परेशान हो गया तो इस शरण लेके कहाँ भागा? श्याम शाह की शरण में भागा, जो 45वें नंबर का इधर शासक है। श्याम शाह के समय सती प्रथा का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो श्याम शाह के समय देखने को मिलता है। तो जैसे श्याम का समय होता था तो सती हो जाती थी महिलाएं। श्याम शाह के समय मेधाकर और देवराय, ये दोनों इनके प्रमुख कवि हैं। श्याम शाह के समय के प्रमुख कवि मेधाकर और देवराय। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ में श्याम शाह का नाम क्या मिलता है? तो मैं एग्जैक्ट श्याम शाह ही मिलता है। लेखक कौन है? जो गुरु थे शंकर गुरु के द्वारा लिखित ग्रंथ है वास्तु शिरोमणि ग्रंथ, जिसमें श्याम शाह का नाम हमें एग्जैक्ट श्याम शाह मिलता है। और मेधाकर और देवराय ये कवि किसके समय के हैं? श्याम शाह के समय के हैं। अंत्योनिय दे अंद्रादे पादरी श्रीनगर किसके समय आता है? तो श्याम शाह के समय आता है। अंत्योदय दे अंद्रादे पादरी, तो अंधा जैसे अंधा बोल दे या रात्रि का समय थोड़ा सा बोल दे, इसको रिलेट करें तो श्याम शाह रिलेट कर लेंगे। सबसे अधिक समय में शासक बनने वाला पवार शासक कौन था? सबसे अधिक समय में यानी कि उम्रदराज कौन था? महीपति शाह MSD महीपति शाह, आप इसको ध्यान रखें महेंद्र सिंह धोनी से। महीपति शाह चौके छक्के 46वें नंबर का। रिखोला लोधी, माधव सिंह भंडारी, बनवाड़ी दास किसके सेनापति थे? तो ये महीपति शाह के सेनापति थे। महीपति शाह को उपाधि थी गर्भभंजन की। गर्भभंजन किसको बोला जाता था? महीपति शाह को। जबकि कर्णावती का प्रिय सेनापति माधव सिंह भंडारी था। और पहाड़ का इंजीनियर किसको बोला जाता है? माधव सिंह भंडारी को बोला जाता है। ये गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध थे। गर्भभंजक, देखो का लग रहा है,
तो भंडारी, का तो भंडारी है, और ना लग रहा है तो ना, महीपति सा है तो पति को ना है। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर पे ध्यान रखना, तुमुल का युद्ध, जिसको छोटा चीन का युद्ध भी बोलते हैं। डायरेक्ट डाटा आपको याद रखना है, तुमुल का युद्ध या छोटा चीन का युद्ध कब आता है? 1640 में होता है, जिसमें माधो सिंह भंडारी आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि ये शपथ लेता है ना कि मैं दूसरे के हाथों नहीं मरूंगा, खुद को मार लूंगा। 1640, तो 40 ग्राम 40 रुपये किलो चीनी, छोटा चीन का युद्ध, 40 रुपये किलो चीनी 1640। काकवा मोर का युद्ध महीपति शाह वर्सेस तिरमल चंद, तो महीपति शाह और तिरमल चंद के बीच होता है, जिसमें तिरमल चंद जीत जाता है। तिरमल चंद वही है जो श्याम शाह के समय शरण ले रहा है, तिरमल चंद श्याम शाह के समय शरण ले रहा है। उसके बाद ये एक युद्ध भी लड़ता है, काकवा मोर का युद्ध महीपति शाह और तिरमल चंद के बीच होता है, जिसमें महीपति शाह का सेनापति वनवाड़ी दास मारा जाता है। ऊपर माधो सिंह भंडारी मर गया छोटे चीन के युद्ध में, इधर मर गया अब जा वनवाड़ी दास। मुगल साहित्य में अक्कड़ राजा किसको बोला जाता है? तो मुगल साहित्य में अक्कड़ राजा महीपति शाह को बोला जाता है, महीपति शाह को। तो महीपति शाह अक्कड़ राजा ना, MS धोनी, महीपति शाह अक्कड़ क्रिकेटर है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। रोटी सूची प्रथा का संबंध किससे है? तो वो भी किससे? महीपति शाह के, महीपति शाह। तो क्रिकेट में महीपति शाह, MS धोनी इतनी मेहनत कराते थे कि आदमी की रोटी भी सूख जाती थी। रोटी सूची प्रथा महीपति शाह। महीपति शाह की जो पत्नी थी रानी कर्णावती, महीपति शाह की पत्नी का नाम क्या था? रानी कर्णावती, जिसके अन्य नाम ताराबाई या गोलकुंडा की दुर्गावती। यदि आपसे उपनाम में पूछ रहा है गोलकुंडा की दुर्गावती के नाम से कौन जानी जाती है? तो रानी कर्णावती, दुर्गावती रानी कर्णावती। ताराबाई भी इसी को बोला जाता था। नागकटी रानी के नाम से जो है डबराल ने किसको बुलाया? नागकटी रानी किसको बोला? रानी कर्णावती को ही बोला गया। देखो कर्णावती कटे, क्योंकि इसने मुगल सेनाओं के नाक कान काट दिए थे, और इसी के द्वारा देहरादून का जो कर्णपुर नगर है ये बसाया गया था। ये पूछा जा चुका है, देहरादून का कर्णपुर नगर किसने बसाया? रानी कर्णावती ने। और नागकटी रानी को जो है कौन जानी जाती है? नागकटी रानी के नाम से रानी कर्णावती जानी जाती थी। इसको नागकटी रानी किसने बोला है? तो शिव प्रसाद डबराल ने बोला है। सुलेमान सिक्कों को किसने शरण दी थी? तो जो सुलेमान सिक्को था मुगल काल में, तो वो शरण जब उधर से भागता है, उत्तराधिकार युद्ध में लड़ाई चल रही होती है, तो सुलेमान सिक्को उधर से भाग के आता है, तो उसको शरण देता है पृथ्वीपति शाह। क्योंकि चंद वंश में बाज बहादुर चंद इसको शरण देने से मना कर देता है। कौन मना कर देता है? बाज बहादुर चंद। तो फिर शरण कौन देता है? पृथ्वीपति शाह के दरबार में कौन कौन आया था जब सुलेमान सिक्को शरण लेता है? तो और कौन कौन आए थे? तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में उस टाइम एक तो श्यामदास आया और एक हरदास आया, जिसके समय चित्रकला का प्रारंभ हुआ। तो कौन है? पृथ्वीपति शाह। निर्माता और कलानुरागी किसको बोला जाता है? निर्माता यानी कि निर्माण करने वाला, कलानुरागी कला से अनुराग प्रेम करने वाला कौन था? पृथ्वीपति शाह ये वही है 47, पृथ्वीपति शाह 47, कलानुरागी और निर्माता। पराक्रमी राजा का डरकोप पुत्र किसको बोला जाता है? तो पराक्रमी राजा का डरकोप पुत्र मेदिनी शाह। तो मेदिनी शाह, इसके नाम से पता लग रहा है मेदिनी शाह, मैं मर्दनी। तो ये मर्दनी है, तो फिर क्या है? डरकोप पुत्र है। जब मर्दनी है तो एकमात्र जिसने शासन नहीं किया, एकमात्र ऐसा शासक जिसने शासन नहीं किया कौन था? मेदिनी शाह था। गढ़वाली शैली का सूत्रपातकर्ता कौन था? गढ़वाली शैली का सूत्रपातकर्ता कौन था? हीरालाल था। कौन था? हीरालाल, जिस आगे चलकर एक महान चित्रकार भी होता है। इसका पुत्र मोला राम के द्वारा कितने राजाओं का संरक्षण प्राप्त था? मोला राम को जो संरक्षण प्राप्त था वो था 5 राजाओं का। कितने राजाओं का? 5 राजाओं का। एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है, मोलाराम के पूर्वज क्या थे? तो ये मोलाराम के पूर्वज क्या थे? सुनार का काम करते थे मोलाराम के पूर्वज, तो ध्यान रखेंगे सुनार। अब 5 राजा कौन से हैं? 51 से लेकर 55 तक। 51 पे आपको याद कराया था प्रदीप, दीपक जलाएगा, प्रदीप शाह। 52 पे याद कराया था LL ललित शाह। 53 पे याद कराया था जयकर्त शाह। 54 पे याद कराया था प्रद्युमन शाह। और 55 पे याद कराया था सुदर्शन शाह, जो टिहरी रियासत का पहला शासक है। नेक्स्ट, गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का अकबर किसको बोला जाता है? तो गढ़वाल का शिवाजी और गढ़वाल का अकबर के नाम से जाना जाता है फतेहपति शाह, क्योंकि इसने सब चीज़ों को फतेह किया। देखो शिवाजी महाराज बहुत फतेह करने वाले थे। अकबर ने भारत पे शासन किया, तो फतेहपति शाह। गढ़वाल का अकबर, क्योंकि इसके समय नवरत्न रहते थे इसलिए गढ़वाल का अकबर। शिवाजी की तरह बहुत बहादुर था फतेहपति शाह। दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। फतेहपति शाह के दरबारी कवि कौन कौन थे? एक तो रतन कवि और एक मतीराम। रतन कवि और मतीराम किसके दरबारी कवि हैं? फतेहपति शाह के हैं। इनके द्वारा
यदि हस्तलिखित फतेह शाह की बात करें तो किसने लिखा है? हस्तलिखित यानी कि जो हाथ से लिखा है वो रतन कवि लिखता है, जिसको छेमराज की उपाधि भी है। छेमराज या रतन कवि द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? फतेह शाह, जो एक हस्तलिखित है। अब जो याद करने आपको, जैसे रतन कवि फतेह प्रकाश, तो रतन रतन जो होते हैं रतन, उन रतन से हमेशा क्या निकलता है? एक प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश। रतन कवि फतेह प्रकाश। जबकि मती राम को कैसे याद रखना है? मती राम, तो राम की जो घरवाली थी, सीता पत्नी थी, सीता माता, उनकी मति कैसे मारी गई थी? मति कैसे मारी गई थी? जब उन्होंने वर्त, जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, उस वर्त को पार किया था केवल भिक्षा देने के लिए रावण को। तो आप ध्यान रखें ना, वर्त कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? मती राम के द्वारा। या छंदसार पिंगल भी किसने लिखा है? मती राम ने लिखा है, छंदसार पिंगल। नेक्स्ट है, यदि आपसे पूछे राम राय को शरण किसने दी थी, तो राम राय को शरण देने वाले कौन थे? फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह ने जब सारी चीज़ें फतेह कर ली है और अच्छा एक पति बन गया फतेहपति शाह, तो ये राम राय को भी शरण देगा। राम राय को शरण देने वाला पवार वंश का शासक फतेहपति शाह। दुधौली का युद्ध इंपॉर्टेंट है। दुधौली का युद्ध किस किस के मध्य होता है? फतेहपति शाह यानी कि फतेह शाह या फतेहपति शाह इन्हीं का नाम है, और ज्ञानचंद के मध्य होता है दुधौली का युद्ध। जैसे कोई व्यक्ति फतेह करके आया और जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, एक तो फतेह करके आया है और एक को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो फतेह करने वाला और ज्ञान करने वाला हमेशा क्या कहता है? दूध में नहाता है। दूधो नहाओ पूतो फॉलो, दूधो नहाओ, सब उसको आशीर्वाद देते कि दूधो नहाओ पूतो फॉलो, दूधो नहाओ पूतो फॉलो। दुधौली का युद्ध फतेह शाह और ज्ञानचंद के मध्य होता है। पवांटा या भंगणी का युद्ध किनके मध्य होता है? पवांटा या भंगणी का युद्ध फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य होता है। सिखों के 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह, पवांटा और भंगणी का युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो पवार वंश का शासक है वो कौन है? वो है आपका उपेंद्र शाह, यानी कि जिसने 50वें नंबर का शासक है उपेंद्र शाह। बग्वाल यानी कि दिवाली के दिन जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई या जिस राजा की मृत्यु हुई वो कौन थे? उपेंद्र शाह थे। मित्रता का काल किसको बोला जाता है? मित्रता का काल प्रदीप शाह के समय को बोला जाता है। तो जब इंसान की मित्रता होती है तो मित्रता के दीप जलते हैं। क्या जलते हैं? दीप। मित्रता का काल किसको बोला जाता है? प्रदीप शाह को बोला जाता है। संस्कृत ग्रंथ रामायण प्रदीप के लेखक कौन है? संस्कृत ग्रंथ रामायण प्रदीप के लेखक कौन है? तो प्रदीप शाह का जो दरबारी कवि हो गया है अब, रामायण प्रदीप जिसने लिखी है वो कौन है? मेधाकर शर्मा। रामायण प्रदीप, रामायण पढ़ो और दीप जलाओ और आप मेधावी छात्र बनो, मेधाकर शर्मा। किस युद्ध में गढ़वाल व चंद संयुक्त रूप से रोहिल्लों के खिलाफ लड़े थे? तो एक तो क्यों पॉइंट ये होगा कि रोहिल्लों का आक्रमण उत्तराखंड पर कब हुआ? तो 1743 में हुआ। और रोहिल्लों का आक्रमण जिस युद्ध में हुआ उस युद्ध का नाम क्या था? द्रोणागिरी का युद्ध था। इस युद्ध में दोनों के दोनों, पवार वाले भी और गढ़वाल वाले भी, दोनों राजा संयुक्त रूप से लड़े। तो गढ़वाल में उस टाइम राजा कौन था? प्रदीप शाह। कौन था गढ़वाल में? प्रदीप शाह। और संयुक्त रूप से चंद में कौन था? कल्याण चंद फोर्थ। एक तो प्रदीप और एक कल्याण चंद फोर्थ। तो ये दोनों रूप से लड़े थे द्रोणागिरी के युद्ध में। देख दोनों द्रोणागिरी के युद्ध में गिर पड़े। द्रोणागिरी के युद्ध में गिर पड़े। किनके खिलाफ? रोहिल्लों के खिलाफ 1743 में। डाटा बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो गवाई का युद्ध है, गवाई का या गणाई का युद्ध है, वो कब होता है और किसके मध्य होता है? कब होता है आप कमेंट करके बताएंगे। गणाई का युद्ध कब होता है और किसके मध्य होता है? प्रदीप शाह और देवीचंद के मध्य। प्रदीप शाह और देवीचंद के मध्य। ये देवीचंद वही है जो 1720 में चंद्रवंश का अवंती काल शुरू हो जाता है। 1720 में चंद्रवंश का अवंती काल शुरू हो जाता है। किसके समय? देवीचंद के समय। इसी के द्वारा गणाई का युद्ध प्रदीप शाह और देवीचंद के मध्य लड़ा गया था। भगवाली पोखर का युद्ध की यदि बात करें, भगवाली पोखर का युद्ध इधर ललित शाह 52वें नंबर का है, ललित शाह, और इधर मोहनचंद, ललित शाह मोहनचंद। इसमें डेट में अलग अलग मिलता है आपको, कहीं 1797 तो कहीं 1799 भी मिलता है, बुकों के हिसाब से अलग अलग। केवल आप ध्यान रखेंगे भगवाली पोखर का जो युद्ध है ललित शाह और मोहनचंद के मध्य होता है। ललित शाह और मोहनचंद के मध्य कौन सा युद्ध होता है? भगवाली पोखर का युद्ध होता है। गढ़वाल व कुमाऊं पर शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन था? गढ़वाल व कुमाऊं पर शासन करने वाला एकमात्र शासक या पूरे उत्तराखंड पर शासन करने वाला एकमात्र शासक वो था आपका प्रद्युमन शाह। एक साइड में चंद वंश में प्रद्युमन चंद के नाम से बैठता है, पवार वंश में प्रद्युमन शाह के नाम से बैठता है। गढ़वाल का विलासी राजा पराक्रम शाह। जब ये विलास भोग विलास में है तो क्या पराक्रम करेगा? तो पराक्रम शाह एक विलासी राजा था गढ़वाल में। टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने
जाता था। कौन जाता था? जो ललित शाह है 52वें नंबर का शासक है पवार वंश में, इसका पुत्र है प्रीतम शाह। प्रीतम शाह टिहरी से श्रीनगर मौलाराम से चित्रकला सीखने जाता था। कौन जाता था? प्रीतम शाह। किसका पुत्र है? ललित शाह का। किससे सीखने जाता था? मौलाराम से। सिखों के आक्रमण के समय या आक्रमण से बचने के लिए राखी कर देना किसने शुरू किया? राखी कर देने के लिए कौन राजी हुआ? जयकृत शाह। जयकृत शाह। तो सिखों यानी कि सिखों, जय गुरु की जय करो, तो सिखों के आक्रमण से बचने के लिए राखी कर किसने देना शुरू किया? जयकृत शाह ने। डोभाल व खंडूरी उच्च पदाधिकारी किसके थे? किस पवार वंश के या किस पवार शासक के डोभाल खंडूरी उच्च पदाधिकारी होते थे? तो वो कौन थे? जयकृत शाह के थे। किसके थे? जयकृत शाह। यदि आपसे पूछे कपरोली का युद्ध किसके समय हुआ, तो ये तो युद्ध तो होता है 1785 में। कब होता है? 1785 में। एक साइड गढ़वाल सेना, सिरमौर शासक जगत प्रकाश, ये दोनों होते हैं, और एक साइड प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और घमंड सहमिया। घमंड सहमिया, लेकिन ये फिर भी हार जाते हैं। जीतता कौन है? गढ़वाल सेना और सिरमौर शासक जगत प्रकाश, जो मिलकर युद्ध लड़ते हैं। तो कपरोली का युद्ध कब होता है? 1785 में। याद कैसे रखना है? कपरोली। तो आपको कप कैसे रोकना है? जैसे एक टी 5 रुपये की 85, एक टी 5 रुपये की 85, कप एक कप टी 85, एक कप टी 85। ज्योश्रणी कांड कब होता है? 1785 में होता है। प्रद्युमन शाह लूटपाट मचा लेता है, इसलिए उसके बाद ये युद्ध होता है। कौन सा? कपरोली का युद्ध। प्रद्युमन शाह लूटपाट करता है ना गढ़वाल में आके, गढ़वाल में प्रद्युमन शाह द्वारा लूटपाट कर ली जाती है। तो ज्योश्रणी कांड 1785 में होता है। आप ध्यान रखेंगे, ज्योश्रणी कांड 1785 का प्रद्युमन शाह द्वारा लूटपाट की जाती है। ज्योश्रणी कांड 1785 प्रद्युमन शाह द्वारा लूटपाट की जाती है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रद्युमन शाह था। गढ़राज वंश का, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गढ़राज वंश का अंतिम शासक कौन है? प्रद्युमन शाह है। गढ़ गीता संग्राम या गणिका ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये मौलाराम है। कौन है? मौलाराम। पराक्रम शाह की काली करतूत का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये पराक्रम शाह वही है जो भोगविलासी राजा गढ़वाल का, तो इसकी काली करतूतों का उल्लेख मौलाराम ने किया। किस ग्रंथ में? जो गढ़ गीता संग्राम है और गणिका ग्रंथ है। नेक्स्ट है गढ़वाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो ये भयंकर अकाल 1795 में पड़ता है। 1785 में कपरोली का युद्ध, और 1795 में आपको ध्यान रखना है जो भयंकर अकाल पड़ता है गढ़वाल में। अब इसी को 51वीं 52वीं के नाम से भी जाना जाता है। कैसे आप इसको याद करना है? देखो 1795, 51वीं 52वीं का मतलब कि इसमें संवत जुड़ जाता था। क्या जुड़ता था? संवत। 57 सन ध्यान रखेंगे, संवत जुड़ता था। तो 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल को 1 हो जाएगा। ये हो गया 1852। तो ये जो 51-52 आता है लास्ट में, या तो 51वीं या 52वीं, तो इसलिए इसी को हम 51वीं 52वीं के नाम से भी जानते हैं, जो गढ़वाल में एक भयंकर अकाल पड़ा था 1795 में। फिर नेक्स्ट जो आपको याद करना है, लंगूरगढ़ का युद्ध कब होता है? तो लंगूरगढ़ का युद्ध 1791 में होता है। लंगूरगढ़ का युद्ध 1791 में होता है, प्रद्युमन शाह और गोरखा के मध्य। प्रद्युमन शाह और गोरखा के मध्य, लेकिन गोरखे यहाँ जीत तो जाते हैं, लेकिन संधि हो जाती है, श्रीनगर की संधि। 1791 में तो लंगूरगढ़ का युद्ध होता है, और इससे अगले साल 1792 में श्रीनगर की संधि कर लेते हैं। लेकिन जब अगला युद्ध होता है खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को, तब गोरखा का जो है, गोरखों की सत्ता पूरे के पूरे गढ़वाल पर जो है स्थापित हो जाती है 14 मई 1804 को। नेक्स्ट, गढ़वाल का हुमायूं किसको बोला जाता है? तो प्रद्युमन शाह को बोला जाता है, क्योंकि ये सभी के लिए लड़ा था अच्छे से। गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युमन शाह। खलंगा का युद्ध कब होता है? अक्टूबर नवंबर के मध्य 1814 में खलंगा या नाला पानी का युद्ध होता है। खलंगा या नाला पानी का युद्ध होता है। आप इसको याद रखेंगे, ये पूछे गए क्वेश्चन है यहाँ से। ये 4-5 क्वेश्चन है जो आप बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये था हमारा आज का उत्तराखंड को लेकर, जो उत्तराखंड में पवार वंश है उन सबको हमने कवर किया महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। पवार वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे उन्हें फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है आपकी वीडियो में यहीं से एक क्वेश्चन फंस जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।